सो हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये आपका इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक ही वीडियो में सारी बातें कवर कर दी थी, बट क्या हुआ उस वीडियो में 7 मिनट के बाद आवाज़ ही नहीं आ रही थी। ठीक है, तो मुझे बाद में पता चला जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्या फालतू का एक ही वीडियो में 45-50 मिनट का वीडियो बनाना, उससे बढ़िया 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 पार्ट जो हैं इसके ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं, एंड ये तीसरा पार्ट होने वाला है। और इस वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी अगर आपको सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल सजेशन दे सकते हैं। वी आर ओपन टू हियर फ्रॉम यू। ठीक है, एंड कोई भी अपडेट है, कुछ भी नोट्स आपको लेने हैं या कुछ भी आपको पूछना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो। ठीक है, या और हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, हमें एक्स पे भी फॉलो कर लो, हर जगह हमारा आईडी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। ठीक है, मैं बात करूँ, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था 1945 से लेके 1991 तक क्या हुआ था, कोल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, कोल्ड वॉर का पीरियड था ये पूरा। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, एंड देन क्या होता है, कुछ टाइम तक जो पूरा वर्ल्ड होता है वो यूनिपोलर वर्ल्ड होता है। ठीक है, जिसमें किसका डोमिनेशन होता है, यूएस का डोमिनेशन होता है। ठीक है, यूएस डोमिनेट करता है हर चीज़ों को। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कुछ टाइम के बाद से जो वर्ल्ड होता है उसमें और ज़्यादा और कंट्रीज़ एक सुपर पावर की तरह इमर्ज होके आती हैं, जो चैलेंज करने लगती हैं डोमिनेशन ऑफ यूएस। ठीक है, जैसे हमने 2 अभी देखे थे, 2 हमने देखे थे, जैसे ईयू को हमने देखा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, फिर हमने एक देखा आसियान के बारे में। ठीक है, ग्रुप ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं, आज हम देखो ये जो 2 हमने देखे हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं। ठीक है, ये सब मिल के यूएस के डोमिनेशन को चैलेंज करती हैं, बट अब कुछ ऐसी सोलो कंट्री इमर्ज होकर आई जो यूएस के डोमिनेशन को चैलेंज करती हैं एंड वर्ल्ड को मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाती हैं, जैसे चाइना। ठीक है, जैसे जापान। ठीक है, जैसे साउथ कोरिया। ठीक है, जैसे इंडिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये सिलेबस है इसमें जो इंडिया है ये नहीं है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर तक एडिशनल टॉपिक में था, इस बार भी ये एडिशनल टॉपिक में है, बट एडिशनल टॉपिक चूंकि आपके बोर्ड्स में आएंगे नहीं, तो इसलिए मैंने वो इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, आज हम चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया के बारे में देखेंगे, इनकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और ये इनकी हिस्ट्री क्या थी, इन सब के बारे में भी आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन आज ये रहा आपका इंडेक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना हम चाइना से। ठीक है, चाइना दुनिया में देखो तो थर्ड मेजर न्यू सेंटर ऑफ पावर है। ठीक है, थर्ड मेजर है, तीसरा सबसे बड़ा न्यू सेंटर ऑफ पावर है। पहला कौन सा है, यूएस है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, रशिया। ठीक है, तीसरा कौन सा है, चाइना। ठीक है, चौथा कौन सा है, इंडिया। ठीक है, इन 1978 में चाइना इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स फ्रॉम देयर चाइना हैज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। 1978 से पहले जो चाइना था, ठीक है, वो बहुत लो प्रोडक्टिविटी थी, वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, बहुत गरीबी थी वहाँ पे। लेकिन चाइना ने 1978 में एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, उस रिफॉर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एंड उसके बाद से हम देखते हैं चाइना बहुत जल्दी ग्रो कर गया। ठीक है, बहुत तेज़ी से ग्रो किया। आज वो यूएस को टक्कर देता है, इतनी तेज़ी से ग्रो किया उसने। ठीक है, इट्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ गिव इट्स इनॉर्मस इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन। अब देखो भाई, जिसके पास पैसा होता है ना उसकी बात सब सुनते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये देखो इंडिया है ये। ठीक है, इंडिया है ये। ठीक है, इसके जैसे ये श्रीलंका है, इधर मालदीव है, इधर बांग्लादेश है, इधर चाइना है, वो पाकिस्तान है। चाइना के पास इतना ज़्यादा पैसे का इन्फ्लुएंस है ना कि उसने हमारे इंडिया के चारों तरफ ना डेट ट्रैप बना कर रखा है। मतलब इन सारे जो देश हैं इंडिया के चारों तरफ, उनको इतना पैसा दे दिया है
कि वो मजबूरी में आके इंडिया के अगेंस्ट काम करने लगे। जैसे आपको एज़ यूजुअल आपको पता है पाकिस्तान, ठीक है, एज़ यूजुअल आपको पता है बांग्लादेश अब धीरे धीरे एंटी इंडिया हो गया, ठीक है। श्रीलंका कुछ टाइम पहले था लेकिन अब सही लाइन पे है। मालदीव धीरे धीरे कुछ टाइम पहले हो गया था, अब वो भी टाइम पे है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ क्या है चाइना की, चाइना क्यों इतनी जल्दी पावरफुल हो गया, ठीक है। और आप देखना कोशिश करना, चाइना की जो स्ट्रेंथ है वही स्ट्रेंथ, सेम स्ट्रेंथ हमारे पास भी है, इंडिया के पास भी है, ठीक है। बट जो चाइना है, चाइना ने क्या किया है, जो इसकी स्ट्रेंथ है इसने इसको पहचाना एंड उस पर काम किया। हम आज वही काम नहीं करते। जैसे चाइना के पास बहुत बड़े लेवल पे रिसोर्स है, बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स है, क्या हमारे पास नहीं है? हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, बट हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते, ठीक है। पॉपुलेशन है इसकी बहुत ज़्यादा, हमारे पास भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इनफैक्ट इनसे ज़्यादा ये पॉपुलेशन है, बट क्या हम उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं अपने डेवलपमेंट में? बिल्कुल नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसका बहुत बड़ा लैंड मास है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्री करूँगा, चाइना का लैंड मास थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है इन कंपेयर टू इंडिया, बट ठीक है, हमारा भी कोई बहुत कम नहीं है, हमारी बहुत ज़्यादा लैंड मास है, ठीक है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, हाँ यहाँ थोड़ा सा मार खा जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो इंडिया है वो फॉलो करता है डेमोक्रेसी, ठीक है। इंडिया क्या फॉलो करता है? इंडिया फॉलो करता है डेमोक्रेसी, ठीक है। वहीं चाइना क्या है? वन पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम है। इनडायरेक्टली आप इसको डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको डिक्टेटरशिप भी आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक ही पार्टी को डोमिनेट करना है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, मतलब अगर छोटा सा भी डिसीजन लेना होगा तो आपको 10 जगह जाके पूछना पड़ेगा। एंड वही वन पार्टी सिस्टम में क्या है, कोई भी डिसीजन लेना है आपको फटाक से ले लो, ठीक है। रीजनल लोकेशन, जो चाइना का रीजनल लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा उसको हेल्प करता है, उसकी स्ट्रेंथ है। तो हमारी भी स्ट्रेंथ है भाई, हमारा पूरा जो इंडियन ओशियन है उसमें हम उसको डोमिनेट करते हैं, इंडियन ओशियन को। हमारे रूट हैं सेंट्रल एशिया से, हमारे रूट है ईस्टर्न एशिया से, साउथ ईस्ट एशियन नेशन से, तो हमारा भी जो पोजीशन है वो डोमिनेट पोजीशन है। बट क्या अब हम इसको यूज़ कर पाए? नहीं यूज़ कर पाए, ठीक है। सेम हमारी भी स्ट्रेंथ है, सेम उनकी भी स्ट्रेंथ है, बट उन्होंने उसको यूटिलाइज़ किया एंड वो आज हमसे कई गुना आगे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, ठीक है, अगर चाइना की हिस्ट्री की मैं बात करूँ, चाइना जो इंडिपेंडेंस मिली थी, मतलब जो चाइना का मॉडल है, एक्चुअल मॉडल जो है, चाइना इमर्ज होके कैसे आया था? चाइना 1949 में इमर्ज होके आया था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग, ठीक है। माओ जेडोंग ने एक कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन किया था चाइना में। 1917 में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, आपको पता है ना। उसके बाद वहीं पे उसी को हम क्या बोलते हैं? रशियन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। फिर वहीं से ही स्टार्ट हुआ था यूएसएसआर, ठीक है, आपको पता होगा। उसी तरह सेम इंडिया, ये चाइना में 1949 में सेम टू सेम 1949 में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुए थे एंड जिसको लीड किया था किसने? माओ जेडोंग ने। जैसे यूएसएसआर को लीड किया था व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। तो उसी तरह 1949 में जो चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था उसको किसने लीड किया था? माओ जेडोंग ने। लीडर के नाम को आपको याद रखना है, क्योंकि लीडर के नाम से एमसीक्यू बनते हैं एंड आपसे सीयूटी में या फिर बोर्ड्स में आपको फंसाया जा सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक मॉडल वॉज बेस्ड ऑन यूएसएसआर। अब जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन था तो जो इसकी इकॉनमी थी वो किस पे बेस्ड थी? यूएसएसआर के मॉडल पे बेस्ड थी। मतलब आपको पता होगा जो दो पार्ट में डिवाइड था वर्ल्ड, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, तो जो चाइना था वो किसको फॉलो कर रहा था? यूएसएसआर को फॉलो कर रहा था, ठीक है। इसके जितने भी रिसोर्स थे, ठीक है, वो सोवियत सिस्टम उनको प्रोवाइड करता था, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज चाइना वॉज अनेबल टू बाय गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसके पास फॉरेन एक्सचेंज था नहीं, क्योंकि इसकी जो मार्केट था वो मार्केट क्लोज मार्केट था। मतलब दो तरह के मार्केट होते हैं, एक होता है ओपन मार्केट, एक होता है क्लोज मार्केट। क्लोज मार्केट क्या होता है? जब आप किसी दूसरी कंट्री को अपने कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करने देते हो, ठीक है। अगर वो इन्वेस्ट करेगी तो बाहर की करेंसी आपकी कंट्री में आएगी एंड उससे आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ेगा, ठीक है। बट उस टाइम पे जो चाइना था वो क्लोज मार्केट था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ? जो फॉरेन एक्सचेंज थे चाइना के पास वो थे नहीं, तो इसकी वजह से चाइना वॉज अनेबल टू बाय गुड्स एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है। चाइना डिसाइड टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक गुड, ठीक है। अब चाइना ने सोचा कि जो हम बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, ठीक है, जो हम बाहर से चीज़ें मंगाते हैं उनको हम क्या करते हैं? उनको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मतलब जो चीज़ें हम बाहर से मंगाएंगे ऐसा करते हैं उनको उनकी जगह पे हम वही चीज़ घर पे बना लेते हैं, ठीक है। उसने उसको बदल दिया है डोमेस्टिक गुड से। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? पहली बात, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो बाहर से सामान ले पाए। उसी टाइम पे उसको दिमाग चला कि भाई जो हम बाहर से चीज़ें मंगा रहे हैं उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डोमेस्टिक गुड से ही, ठीक है। तो उसने डोमेस्टिक गुड से उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या आया? इम्पैक्ट आया
दिस मॉडल अलाउ टू यूज इट्स रिसोर्सेज एंड इस्टेब्लिश अ इकोनॉमी दैट नेवर एग्जिस्ट बिफोर। ठीक है, अब ये जो इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट ये आया कि जो चाइना था, जो चाइना के लोग थे, उन्होंने अपने रिसोर्स को एक अनलिमिटेड लेवल पे यूज़ करना स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे अपने रिसोर्स को यूज़ करना स्टार्ट किया, इकोनॉमी में पैसा घूमने लगा। ठीक है, इकोनॉमी में जब पैसा घूमता है तो फ्लरिश, मतलब जो सोसाइटी होती है वो फ्लरिश करने लगती है। ठीक है, ग्रो करने लगती है। ठीक है, तो उसके बाद से एक ऐसी इकोनॉमी आई, इस्टेब्लिश हुई, जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती थी चाइना में। ठीक है, अब ऐसा नहीं था कि जब हमने ऐसा नहीं था कि जो यूएसएसआर का जो ट्रेडमार्क जो था कि हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, वो यहाँ से हट गया। वो भी था, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर स्कीम्स वाज एश्योर्ड टू ऑल सिटीजन्स, जैसे फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, ये सारी चीज़ें अभी भी चाइना में थी। ठीक है, तो चाइना ने जो कम्युनिस्ट मॉडल था उसको हटाया नहीं था, लेकिन पैसा बनाने का इतना खेला स्टार्ट कर दिया था उस टाइम पे। ठीक है, अब अगर हम बात करें अब हम देखते हैं कि चाइना ने देखो, चाइना के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा था। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। चाइना ने अब जो इंपोर्ट गुड्स थे उसको रिप्लेस कर दिया था अपने डोमेस्टिक गुड्स से। बट चाइना को फिर क्या नीड थी कि चाइना ने यूएस के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश किया। ठीक है, इसका हम देखते हैं रीजन। इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज गुड बट इनसफिशियंट टू मीट द नीड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ थी चाइना की, वो ठीक थी, मतलब अच्छा सफिशियंट ग्रो कर रहा था, बट इसकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी ना, उसकी जो नीड थी उसको मीट करने के लिए इसकी वो सफिशियंट नहीं था। ठीक है, इनसफिशियंट था वो। ठीक है, प्रोडक्शन वॉज नॉट सफिशियंट, इंटरनेशनल ट्रेड वॉज मिनिमल। इस टाइम पे ये ट्रेड करता नहीं था, इसकी मार्केट क्लोज थी जैसा मैंने बताया। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन था वो भी बहुत कम था, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत मिनिमल था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल इकोनॉमिकल आइसोलेशन विथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन विथ यूएस इन 1972। फिर चाइना ने क्या, चाइना ने 1972 में यूएस के साथ अपने रिलेशन इस्टेब्लिश किए। ठीक है, एंड देन जितना भी इसका पॉलिटिकल आइसोलेशन था, इकोनॉमिकल आइसोलेशन था, अभी तक क्लोज मार्केट बना घूम रहा था, इसने सब बंद कर दिया। ठीक है, अब इसने क्या किया, अब इसने अपनी मार्केट को ओपन किया धीरे धीरे। ठीक है, अब आप देखोगे जो चाइना था वो धीरे धीरे यूएसएसआर की तरफ से यूएसएसआर के मॉडल, जो सोवियत मॉडल था, सोशलिस्ट मॉडल था, उससे अब धीरे धीरे ये कैपिटलिस्ट मॉडल के तरफ आ रहा था। ठीक है, इनके एक प्रेसिडेंट थे जोउ इनलाई। ठीक है, जोउ इनलाई ने प्रपोज किए थे 4 मॉडर्नाइजेशन। मतलब पहले हम क्या करेंगे, हम किसी 4 सेक्टर को ओपन करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा कंट्री आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने पता होगा जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था तो उसकी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको एक ही साथ बहुत कम रेट पे, बहुत बड़े लेवल पे उसको सेल कर दिया गया था। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ये हुआ कि जो यूएसएसआर का पूरा मार्केट था सब कुछ अचानक से कोलैप्स कर गया। तो यहाँ चाइना बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, चाइना ने ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपना जो मॉडर्नाइजेशन था वो स्टार्ट किया। चाइना ने सबसे पहले 4 सेक्टर को चूज़ किया, जिसमें एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना, इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्नाइज करना, साइंस एंड टेक में वो करना। ठीक है, साइंस एंड टेक में इन्वेस्ट करना, एंड मिलिट्री में। ठीक है, ये 4 सेक्टर यूज़ किए। ठीक है, इन 1973 में चाइना ने इन चारों सेक्टर को मॉडर्नाइज करना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर क्या होता है, 1978 में एक और लीडर आते हैं 1978 में, जिनका नाम होता है डेंग जियाओपिंग। ठीक है, डेंग जियाओपिंग अनाउंस करते हैं ओपन डोर पॉलिसी। ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी। ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी क्या थी, ओपन डोर पॉलिसी थी दिस पॉलिसी जनरेट हाई प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इस पॉलिसी के थ्रू हम बहुत बड़े लेवल पे एक मैन्युफैक्चरर हब बन के निकल आते। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या आती, इन्वेस्टमेंट आती। हमारे पास क्या आता, हमारे पास इन्वेस्टमेंट आता। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल आता हमारे पास, एंड टेक्नोलॉजी भी आती। ठीक है, क्योंकि हमने अपना मार्केट ओपन कर दिया था, तो बाहर की कंट्री भी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने आएंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा, तो इसके वजह से क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई होगी। इसी को क्या बोला गया, ओपन डोर पॉलिसी। मतलब हमने अपने देश के जो दरवाजे हैं सबके लिए खोल दिए, अब कोई भी आके हमारी कंट्री में वो कर सकता है। ठीक है, इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, चाइना फॉलोड इट्स ओन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, चाइना ने अपना मार्केट फॉलो किया। ठीक है, चाइना ने ऐसा नहीं किया कि सारे चीज़ों को एक साथ ओपन कर दिया कि आओ हर जगह इन्वेस्टमेंट करो। चाइना ने स्टेप बाय स्टेप चूज़ किया था मॉडर्नाइजेशन। जैसे प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर 1982 में इसने किया था। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज 1998 में किया था। ठीक है,
चाइना डिड नॉट ओपन देयर इकोनॉमी लाइक शॉक थेरेपी, मतलब इसने अचानक से वो ओपन नहीं कर दिया, इसने अचानक से ओपन नहीं किया, इसने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ओपन किया देयर डोर, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स वॉज एलिमिनेटेड ओनली फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे मैंने बताया था FTA होता है, फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। ऐसा एरिया जहाँ पे अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लेगी, ठीक है। तो ऐसी ना, मतलब यही एरिया चाइना में क्या बोले जाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोले जाते हैं, ठीक है। चाइना में इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। और चाइना ने क्या किया था, चाइना ने अपने पूरी कंट्री में बहुत कई जगह पे ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया था, जहाँ पे अगर कोई बाहर से कंट्री आके इन्वेस्ट करती है तो उसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट को, ठीक है। अगर मैं बात करूँ चाइना के लिए कि चाइनीज़ इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अगर कुछ बेनिफिट है तो प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो चाइना की ये जो इकोनॉमिक राइज हुआ है, इसका बेनिफिट सबको नहीं मिला है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंडिया में आप देखोगे किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, किसी के पास कुछ पैसा नहीं है। तो सेम वैसा ही चाइना के साथ भी है, चाइना के पास बहुत ज़्यादा पैसा है बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। मतलब सब किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इन चाइना रेस, ठीक है। चाइना में जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोजगारी, वो बहुत बड़े लेवल पे चढ़ने लगी। जैसा कि मैंने बताया, जो USSR का मॉडल था उस टाइम पे जो स्टेट था वो इंश्योर करता था मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। चाइना वो स्टेट ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था। बट क्या हुआ, जो चाइना था अब धीरे धीरे कैपिटलिज्म की तरफ भाग रहा था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, धीरे धीरे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ रही थी, ठीक है। जो फीमेल की कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी, उनको मतलब ऐसी जगहों पे काम करने दिया जाता था जहाँ पे सैनिटाइजेशन नहीं था, अच्छी हेल्थ केयर नहीं थी, ठीक है। इन्वायरमेंट अब इनको बहुत बड़े लेवल पे डेवलपमेंट करना था, तो इन्होंने इन्वायरमेंट का जो कंसर्न है उसको इग्नोर किया, सिर्फ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन किया है। एंड इनका जो सिस्टम था उसमें करप्शन भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। इनके भी सिस्टम में करप्शन होता है, ठीक है। रूरल एंड अर्बन इनइक्वालिटी इंक्रीज हो गई, मतलब रूरल बहुत मतलब गरीबी रह गया, जो अर्बन सेंटर थे वो बहुत फ्लरिश कर गए, ठीक है। इंटरडिपेंडेंसी ऑफ इकोनॉमी विथ कंट्रीज इनेबल चाइना टू हैव कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस विथ इट्स ट्रेड पार्टनर्स, ठीक है। अब जो चाइना का जो ट्रेड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, ये जो इंडिया है हमारा, ये जो हमारा इंडिया है, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इंडिया का जो इंडिया क्या है, इंडिया डिपेंडेंट है चाइना पे, ठीक है, फॉर देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। बहुत हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, ठीक है। तो क्या है, इसी वजह से क्या होता है, चाइना का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर बड़ा है। अगर चाइना अपनी सप्लाई हमारे ऊपर कट कर देता है तो हम कुछ टाइम के लिए वो करेंगे, सफ़र करेंगे, मतलब मैक्सिमम टाइम के लिए नहीं, हम अल्टरनेट उसका निकाल लेंगे, बट कुछ टाइम के लिए तो हम सफ़र करेंगे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे चारों तरफ चाइनीज सामान दिखते हैं। तो कुछ टाइम के लिए हम सफ़र करेंगे, और यही लिखा हुआ है कि जो चाइना का जो ट्रेड है ना, वो बहुत बड़ा, इसके ऊपर बहुत जो इंटरडिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, ये उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देती है कि आप अपने ट्रेड पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर पाओ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लैटिन अमेरिका में है, अफ्रीका में है, हर जगह अफ्रीका में तो बताऊं मैं आपको, अफ्रीकन जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में वो चलता है, ठीक है, वो चलता है, कंपटीशन चलता है कि अफ्रीका में कौन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, चाइना या इंडिया, ठीक है। तो ऐसी हालत है। चाइना के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसने पैसे हर जगह बांटे हैं, ठीक है, हमारे पास पैसा ही नहीं है उतना, ठीक है। अगर मैं इंडिया चाइना के रिलेशन बात करूँ अगर मैं इंडिया चाइना के रिलेशन की बात करूँ तो जब गुलाम दोनों देश नहीं बने थे, उससे पहले क्या था, उससे पहले एंशिएंट टाइम में जो दोनों कंट्रीज थी वो बहुत बड़ी ग्रेट पावर हुआ करती थी, ठीक है, बहुत बड़ी ग्रेट पावर हुआ करती थी। पूरी जो दोनों कंट्री हैं, दोनों को अलग अलग किंगडम्स रूल किया करते थे, ठीक है। जैसे आपको इंडिया में पता होगा, इंडिया में मॉडर्न रूल्स आया, राजपूत रूल्स आया, मुगल्स आए, तो इसी तरह सेम चाइना में भी था, ठीक है। बॉर्डर्स किसी भी कंट्रीज के ओवरलैप्स नहीं करते थे। जैसे आपको पता होगा, आज हमारी कंट्रीज का जो बॉर्डर है वो चाइना से लगता है, ठीक है, बट 1950 से पहले हमारा कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं था चाइना के साथ, ठीक है। चाइना हमसे बहुत दूर था, ठीक है। हमारा बॉर्डर तिब्बत से लगता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1950 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया, ठीक है, चाइना ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया। उसके बाद से हमारा बॉर्डर लगने लगा चाइना के साथ, ठीक है। अब जब बॉर्डर नहीं लगता था तो हमारा जो पॉलिटिकल और कल्चरल इंटरेक्शन था वो बहुत लिमिट है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा चाइना की तरफ जाते थे या चाइना से हमारे पास लोग आते थे एंशिएंट टाइम में, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस कंट्री फेस प्रॉब्लम टू इन्वॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी।
अब जब दोनों को आज़ादी मिली, दोनों को मतलब एक को इंडिया को 1947 में मिली, इसको 1949 में मिली, मतलब 2 साल के अंतर में दोनों को वो इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। उसकी बाद से क्या होता है, उस टाइम पे जो दोनों ब्लॉक्स थे, यूएसए और यूएसएसआर का ब्लॉक, उस टाइम पे दोनों चाइना को और यूएसए को, चाइना को और इंडिया को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि हम किसकी तरफ जाएँ, ठीक है, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी किसकी तरफ बनाएं, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत दिक्कत हुई थी, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस बोथ केम टुगेदर टू शेप फ्यूचर ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड एंड एशिया पर्टिकुलरली, ठीक है। मतलब अब जब दोनों इंडिपेंडेंस हो गए तो दोनों ने सोचा कि हम दोनों साथ में मिलके क्या करेंगे, एशिया का और जो वर्ल्ड का है उसको हम शेप करेंगे, उसको अच्छा बनाएंगे, ठीक है। यहीं पे एक स्लोगन निकल के आता है, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। बट बॉर्डर पे जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुए उनकी वजह से क्या हुआ, उनकी वजह से ये जो पूरा हमारा सपना था कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे, ये सब खत्म हो गया, ठीक है। चाइना टेक ओवर तिब्बत इन 1950s एंड सेटल इंडो चाइना बॉर्डर, ठीक है। 1950 से पहले हमारा कोई बॉर्डर नहीं था, बट चाइना ने तिब्बत को टेक ओवर कर लिया 1950 में, उसके बाद हमारा इंडो चाइना बॉर्डर हो गया, ठीक है। 1962 में हमारा जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट था वो भी था, ठीक है। वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ था, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ पार्ट को अपना हिस्सा बना रहा था, ठीक है, अपना हिस्सा बोलता था, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ था, 1976 तक जो चाइना और जो इंडिया है उसके जो रिलेशन थे वो शट डाउन थे, ठीक है। मतलब कोई भी रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारा चाइना के साथ नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1976 के बाद रिलेशन में इम्प्रूवमेंट आती है। क्यों आती है, क्योंकि जो माओ जेडोंग थे इनकी डेथ हो जाती है। अब ये बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल इंसान थे, ठीक है, ये और कुछ नहीं देखते थे, इनके लिए इकोनॉमी, इनके लिए प्रोग्रेस कोई बड़ी बात नहीं थी, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ इनकी आइडियोलॉजी प्राइम थी, सुप्रीम थी, ठीक है। लेकिन 1976 में इनकी डेथ हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो चाइना की पॉलिसी होती है वो मोर प्रोग्रेसिव हो जाती है, मतलब वो अपने पैसे के लिए देखते हैं, वो अपनी उन्नति के लिए देखते हैं, और आइडियोलॉजी इनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, लेस आइडियोलॉजिक हो जाते हैं ये लोग, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, अब इसकी वजह से क्या होता है, चाइना के ऊपर ये प्रेशर पड़ता है, अगर चाइना वॉर में इंडिया से लगा रहेगा तो क्या होगा, चाइना कभी ध्यान नहीं दे पाएगा डेवलपमेंट की तरफ। तो इसकी वजह से चाइना के ऊपर ये प्रेशर आ जाता है कि अब मुझे जो सेटलमेंट है वॉर का वो कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से देखोगे राजीव गांधी जो थे हमारे 1988 में, ठीक है, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो दिसंबर 1988 में अच्छे रिलेशन के लिए चाइना में विजिट करते हैं, ठीक है। बोथ गवर्नमेंट टेक मेजर्स टू मेंटेन पीस इन बॉर्डर, दोनों गवर्नमेंट ये बोलती हैं कि हम दोनों लोग पीस इस्टेब्लिश करेंगे पूरे बॉर्डर पर, ठीक है। एट ग्लोबल लेवल, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो जो दोनों कंट्री हैं एडॉप्ट सिमिलर पॉलिसी इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन लाइक WTO। दोनों कंट्री की कहीं कहीं जो सिमिलैरिटी है, मतलब दोनों कंट्री की जो भी पॉलिसीज हैं वो सिमिलर दिखती हैं, ठीक है। एक्सेप्शन है यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान को लेके हमारे और उनकी सोच नहीं मिलती है, ठीक है। अगर मैं करंटली इंडो चाइना रिलेशन की बात करूँ तो हमारे पास बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, और जो चाइना है वो लोन देता है हमारे नेबर्स को, ठीक है, बहुत लो इंटरेस्ट पे, ताकि वो क्या करें, वो उसकी तरफ टिल्टेड रहे, इंडिया के लिए सिरदर्दी बने रहें, ठीक है। और डेट ट्रैप भी है, डेट ट्रैप भी क्रिएट करता है, ठीक है। उनको पहले बहुत कम लेवल पे वो देगा, पैसे देगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद अगर वो नहीं चुका पाएंगे तो उनसे क्या करेगा, उनसे कोई उनका सीपोर्ट, उनसे कोई उनका स्टेडियम, उनसे कोई उनका स्टेशन, ये सब उनसे एक्वायर कर लेगा, ले लेगा अपने पास, ठीक है। उसके बाद उससे जितने पैसे आएंगे वो कमाएगा, ठीक है। अब हम आ गए हैं अपने जापान पे, ठीक है। जापान के बारे में हम देखते हैं, जापान के बारे में, ठीक है। ये है हमारा जापान, ठीक है, ये आप देखो जापान है ये, ठीक है, ये ठीक है, ये है हमारा जापान। इधर चाइना है, ये आप चाइना देख रहे हो, ठीक है। इधर रशिया है, इधर जापान है, इधर साउथ कोरिया, इधर नॉर्थ कोरिया, ठीक है। देखो जापान है न्यू सेंटर पावर, ठीक है। जापान आप देखोगे तो एकदम आइलैंड है, ठीक है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। बहुत कम रिसोर्स है इसके पास, फ्यू रिसोर्सेज हैं, ठीक है। सारे जो मटेरियल्स हैं वो इंपोर्ट करता है जापान, ठीक है। जो इसकी इकोनॉमी है वो वर्ल्ड के टॉप 10 में आती है, वर्ल्ड टॉप 10 में आती है, ठीक है, टॉप 10 में आती है, ठीक है। ओनली G7 कंट्रीज इन साउथ एशिया, इन एशिया, ठीक है। G7 जो ग्रुप है हमारा, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7, G7 जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं उनमें एशिया में सिर्फ एक ही मेंबर है G7 में, ठीक है, वो है जापान, ठीक है।
रैपिड प्रोग्रेस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बम गिराए गए थे, ठीक है। एंड उसके बाद से हम देखते हैं कि चाइना जो जापान है वो बहुत बड़े लेवल पे बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करता है, रैपिड प्रोग्रेस होती है इसकी। एंड हम देखते हैं जो जापान है इसका जो नेचुरल वो है ना, जो नेचुरल वो है बॉर्डर है, ये हम देखेंगे कि बहुत ऐसी जगह पे सिचुएटेड है ये जापान, यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेंबर भी है ऑफ OECD का ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में, ठीक है। 11th पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। जापान राइज टू पावर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि ये जापान के बारे में और अगर हम बात करें तो ओनली कंट्री दैट सफर्ड बाय न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, सिर्फ पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है जिसने अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब से सफर किया, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द UN एनुअल बजट, 10% जो UN का एनुअल बजट है वो कौन देता है, जापान देता है, ठीक है। UN क्या है, एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है ये, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा बजट कौन देता है, इसका सबसे ज़्यादा बजट देता है US, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद जापान है, ठीक है। उसके बाद आप देख लेना शायद जर्मनी है, ठीक है, एक बार देख लेना आप, इसको वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पेंड ओनली 1% ऑन मिलिट्री, ठीक है, सिर्फ अपनी GDP का 1% ही मिलिट्री पे खर्च करता है। एंड दुनिया की 7th लार्जेस्ट मिलिट्री रखता है अपने पास, ठीक है, 7th लार्जेस्ट मिलिट्री अपने पास रखता है, ठीक है। और देखो 7th लार्जेस्ट मिलिट्री तो ये है, साथ में इसके US भी खड़ा रहता है हमेशा, ठीक है। US अगर जापान पे हमला होगा तो US सब पे हमला कर देगा, ठीक है। आर्टिकल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, आर्टिकल 9 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान का, नेवर डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी कंट्री, दे यूज्ड हिज फोकस टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ठीक है। आर्टिकल 9 जो है जापान कॉन्स्टिट्यूशन का वो बोलता है कि हम किसी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट है तो हम उसको सेटलमेंट करना चाहते हैं थ्रू पीस, थ्रू टॉक, ठीक है। अगर मैं बात करूँ साउथ कोरिया की, ठीक है, साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये आपको पता है ये नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, जहाँ पे हमारे किम जॉन है, ठीक है, किम जॉन उन, ठीक है, ये है हमारा नॉर्थ कोरिया, ठीक है। और इधर हमारा जापान है, ठीक है, आपको पता था, इधर हमारा जापान अभी हमने देखा, ठीक है। अब देखो ये जो नॉर्थ कोरिया है इसका जो बॉर्डर है वो चाइना से भी लगता है एंड इधर US रशिया से भी लगता है। तो जो नॉर्थ कोरिया है ये क्या है, ये सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है, कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो चाइना का है एंड रशिया का है, ठीक है। और ये जो साउथ कोरिया है इसके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका है, इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है हमारे USA का, ठीक है। अगर इसके बारे में और बात करूं तो जो ये पूरा इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पूरा पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, कोरियन पेनिनसुलार बोलते हैं। ये जो पूरा पार्ट है इसको कोरियन पेनिनसुलार बोलते हैं। पेनिनसुलार क्या होता है, ऐसा लैंड मास जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। तो ये 3 तरफ से इधर से पानी से घिरा हुआ है, तो इसी को हम कोरियन पेनिनसुलार बोलते हैं। और जो कोरियन पेनिनसुलार है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है नॉर्थ कोरिया, एक है साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया का अगर एक्चुअल नाम है तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, एंड नॉर्थ कोरिया का नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं both the Koreas finally became members of UN in 17 सितंबर 1991। जो दोनों कोरियन जो वो थे, ठीक है, जो दोनों कोरियन कंट्रीज हैं ये मेंबर कब बनती हैं UN का, 17 सितंबर 1991, ठीक है। मीनवाइल साउथ कोरिया इमर्ज एज अ सेंटर ऑफ पावर इन एशिया। जो साउथ कोरिया है ये, ठीक है, ये इमर्ज होता है एज अ सेंटर ऑफ पावर, ठीक है। इसका कैपिटल है सियोल और इसका है प्योंगयांग, ठीक है। Between 1960 and the 1980s, it rapidly developed its into a economic power। मतलब अगर हम बात करें 1960 से लेके 1980s तक ये जो साउथ कोरिया है ये अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर की तरफ डेवलप कर देता है, ठीक है, विच इज टर्म्ड एज मिरेकल ऑन द हैंग रिवर, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो 20 साल में इसने रैपिड डेवलपमेंट की, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैरिकल ऑन द हैंग रिवर, ठीक है, हैंग रिवर यहाँ से बहने वाली एक नदी है उसी के नाम पे है, ठीक है, मैरिकल ऑन द हैंग रिवर, ठीक है। इट्स इकोनॉमी इज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, इट्स इकोनॉमी इज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड,
11वें नंबर की सबसे बड़ी इकॉनमी है, एंड इट्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज द 10th लार्जेस्ट। अगर मिलिट्री के बारे में बात करें तो ये 10th लार्जेस्ट मिलिट्री है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016, अगर मैं 2016 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताऊं तो जो साउथ कोरिया रैंक है उसका रैंक है 18, ठीक है। और आपको इंडिया का रैंक आपको बताना चाहिए, ठीक है, इंडिया का रैंक आप बताओ, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। ये मतलब इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इतना बड़ा क्यों है, इसके पीछे का रीजन है सबसे पहला ह्यूमन सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, एक्सटेंसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड रैपिड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे जो इकोनॉमी होती है उसका जो ग्रोथ होता है वो इक्विटेबल होता है, मतलब सबको बराबर उसका शेयर मिलता है, ठीक है। अदर फैक्टर्स आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन ऑफ एंड गवर्नेंस, ठीक है। साउथ कोरियन ब्रांड सच एज सैमसंग, LG, Hyundai हैव बिकम रिनाउंड इन इंडिया, ठीक है। जो साउथ कोरियन ब्रांड है सबको पता होगा, सैमसंग, LG, Hyundai, ये इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे अपना कारोबार करते हैं, ठीक है। न्यूमरस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया सिग्निफाई देयर ग्रोइंग कॉमर्शियल एंड कल्चरल टाइज, ठीक है। फाइंड आउट अबाउट मेजर एग्रीमेंट साइंड इन द रिसेंट ईयर, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पे इंडिया में ये बिजनेस करते हैं, एंड बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं हमारे और साउथ कोरिया के बीच में, जिससे हम दोनों एक दूसरे के साथ जो हमारा ट्रेड है वो मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर और ये चैप्टर आपका इसी लेक्चर में खत्म हो गया, टोटल लेक्चर कंप्लीट, ठीक है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।